नमस्कार। आज इस चर्चा में हम बात करने वाले हैं नागालैंड की मशहूर लेखिका टेम्सुला आओ की एक बेहद खूबसूरत कहानी द पॉट मेकर पर। यह सिर्फ मिट्टी के बर्तन बनाने की कहानी नहीं है, बल्कि परिवार, पुरानी परंपरा और एक ऐसी जिद्दी लगन की दास्तान है जिसे किसी भी हाल में दबाया नहीं जा सकता। तो चलिए सीधे इस कहानी के मुख्य बिंदुओं और इसके किरदार सेंटिला के गहरे संघर्ष में उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब किसी का सबसे गहरा सपना जो उसके दिल को खुशी से भर दे, वही चीज उसकी अपनी माँ सिखाने से इनकार कर दे। यही इस दास्तान की सबसे बड़ी उलझन है। जब एक माँ अपनी सादियों पुरानी कला को आगे बढ़ाने से मना कर देती है, तो उसके बाद आने वाली खामोशी और दिल टूटने का जो असर होता है ना, वो हम इस कहानी में देखते हैं। सेंटिला के लिए तो ये किसी सदमे से कम नहीं था। अब यहाँ दो बिल्कुल ही अलग नजरिए टकराते हैं। एक तरफ माँ अरेला है, जिनके लिए मिट्टी के बर्तन बनाना मतलब सिर्फ कमर तोड़ दर्द, भारी बोझ और ना के बराबर आमदनी। वो इस काम की पीड़ा को बहुत करीब से जानती हैं। लेकिन दूसरी तरफ है उनकी छोटी बेटी सेंटिला। उसके लिए मिट्टी का एक सुंदर आकार में बदल जाना किसी जादू या संगीत से कम नहीं है। एक ही कला को देखने के ये दो बिल्कुल उलट नजरिए ही इस कहानी की बुनियाद है। और इस नंबर को देखिए, 16 किलोमीटर। ये दरअसल सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उस कठोर सच्चाई का प्रतीक है जिसका सामना अरेनिला को हर रोज करना पड़ता था। इतनी दूर खड़ी ढलान से नीचे उतरकर नदी के किनारे से मिट्टी लानी पड़ती थी और फिर वहां से भारी बोझ पीठ पर लादकर वापस आना पड़ता था, और वो भी सिर्फ चंद रुपए कमाने के लिए। यही वजह थी कि वो अपनी बेटी को इस थका देने वाली जिंदगी से हर कीमत पर बचाना चाहती थी। लेकिन सेंटिला का जुनून आसानी से कहाँ रुकने वाला था। जिस दिन उसके माता पिता खेत पर जाते, वो चुपके से गांव के माहिर बर्तन बनाने वालों के पास पहुंच जाती। वहां वो बड़े ध्यान से बर्तन बनते हुए देखती। वो स्पैटुला की आवाज, टक टक टक, जब मिट्टी को आकार देने के लिए टैप किया जाता, तो ये आवाज सेंटिला के कानों में एक लयबद्ध संगीत की तरह गूंजती थी। ये ताल उसे पूरी तरह से अपने अंदर खींच लेती थी। अब इस अटूट लगन के बीच गांव में बातें शुरू हो गईं। आखिर लोग इतने चिंतित क्यों थे? दरअसल लोग धीरे धीरे आपस में फुसफुसाने लगे थे कि अरेनिला अपनी ही बेटी को ये कला क्यों नहीं सिखा रही। गांव वालों को ये डर सताने लगा था कि अगर नई पीढ़ी ने इसे नहीं सीखा, तो उनकी ये पुरानी परंपरा और उनकी एक खास पहचान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और फिर स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि आखिरकार विलेज काउंसिल को आगे आना पड़ा। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि एक कला किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती, ये पूरे समुदाय का इतिहास होती है। काउंसिल ने सेंटिला के पिता मिसोबा को बुलाया और समझाया कि अपनी कला आगे सिखाना एक सामाजिक फर्ज है। मिसोबा, जो घर में शांति चाहते थे, उन्होंने तुरंत वादा कर दिया कि सेंटिला जल्द ही गांव के सबसे बेहतरीन बर्तन बनाएगी। तो आखिरकार अगले साल एरेनिला ने सिखाना शुरू किया, लेकिन ये शुरुआत बहुत कठिन थी। नदी के किनारे भारी दाव से मिट्टी खोदना, उसे टोकरियों में भरकर ढलान पर लाना, भिगोना, बांस के सिलेंडर में भरना और फिर उसे कूट-कूट कर नरम गूंदे हुए आटे जैसा बनाना, सच में एक थका देने वाली प्रक्रिया। लेकिन सेंटिला अपनी धुन की पक्की थी। उसने मिट्टी तैयार करने की इस मुश्किल प्रक्रिया को तो बड़ी आसानी से सीख लिया। पर कहानी का सबसे गहरा और भयानक संघर्ष तो यहाँ शुरू होता है। मिट्टी तैयार करने के बाद जब उसे आकार देने की बारी आती, तो सेंटिला पूरी तरह से नाकाम हो जाती। लगभग 1 साल तक यही दर्दनाक सिलसिला चला। वो उस नरम मिट्टी को ठीक से संभाल ही नहीं पाती थी। और इस सबके बीच सबसे ज्यादा चुभने वाली बात थी उसकी माँ की खामोशी। अरेला वहां चुपचाप खड़ी रहती, बिना किसी मदद के, सिर्फ अपनी बेटी की नाकामी देखती रहती। एक बच्ची के लिए अपनी ही माँ की उन खामोश, तनाव भरी नजरों का बोझ उठाना किसी सजा से कम नहीं था। सेंटिला अंदर ही अंदर टूट रही थी। इस घुटन भरे माहौल के बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है जब सेंटिला को नागा रिवाजों के अनुसार गांव के गर्ल्स डॉर्मेट्री यानी लड़कियों के हॉस्टल में भेजा जाता है, और वहां एंट्री होती है उनोला की। उनोला एक बहुत ही दयालु, अधेड़ उम्र की महिला है जो वहां एक मेंटर का काम करती हैं। उनोला ने सेंटिला के संघर्ष के बारे में सुन रखा था और उन्होंने ठान लिया कि वो इस बच्ची की उलझन जरूर सुलझाएंगी। अब ओनुला ने जो समझा वो बात सच में ध्यान देने वाली है। उन्होंने उस समस्या की जड़ पकड़ ली जिसे सेंटिला की माँ 1 साल में नहीं समझ पाई थी, या शायद समझना नहीं चाहती थी।
एक शाम को जब सेंटिला अकेले मिट्टी को आकार देने की कोशिश कर रही थी, ओन्युला ने गौर किया कि सेंटिला के हाथ डर, घबराहट और अपनी माँ की खामोश उम्मीदों के तनाव से बुरी तरह जकड़े हुए थे। यही घबराहट उसके हाथों से होकर मिट्टी तक पहुंच रही थी और उसे एक आज़ाद आकार लेने से रोक रही थी। जब सेंटिला के हाथों से मिट्टी का ढेला फिर से गिरकर चपटा हो गया, तो ओनुला धीरे से पास आई और बड़े प्यार से बोली, फिक्र मत करो छोटी बच्ची, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। उस शांत कमरे में ओनुला की इस प्यार भरी गाइडेंस ने जादू कर दिया। उन्होंने सेंटिला को अपनी सांस लेने पर ध्यान देने और हाथों को ढीला छोड़ना सिखाया, और उस दिन अपनी घबराहट को पीछे छोड़कर सेंटिला ने आखिरकार अपना पहला खूबसूरत मिट्टी का बर्तन बना लिया। लेकिन एक आखिरी बारीकी अभी बाकी थी। ओन्युला ने देखा कि बर्तन का किनारा अभी भी ठीक से आकार नहीं ले पा रहा है। उन्होंने सेंटिला को सलाह दी कि अगली बार जब माँ बर्तन बनाए तो उनके हाथों को बहुत ध्यान से देखना, खासकर ये देखना कि ऊपरी हिस्से पर आकार रफ्तार कैसे धीमी होती है और कैसे मिट्टी की एक लंबी पतली पट्टी जोड़कर किनारे को खूबसूरती से आकार दिया जाता है। बस इस छोटी सी टिप ने सेंटिला को वो आखिरी राज भी सिखा दिया। और फिर आता है कहानी का सबसे दर्दनाक और फैसलेकुन दिन। सुबह अरनेला ने जल्दी से अपना काम पूरा किया और अचानक बीमारी का बहाना बनाकर अंदर चली गई। सेंटिला को वहां अकेले छोड़ दिया गया। शुरू में वो थोड़ा घबराई, लेकिन तभी उसके हाथों ने अपनी सही रिदम पकड़ ली। उसने एक के बाद एक बेहतरीन और बेदाग बर्तन बनाने शुरू कर दिए। वो पूरी तरह से अपनी कला में डूब चुकी थी। लेकिन जब वो अपनी इस कामयाबी की खबर बताने घर के अंदर गई, तो उसने देखा कि उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। उसके अगले दिन जब माँ का अंतिम संस्कार हो रहा था, तो सेंटिला रोते हुए पीछे दौड़े और बोली, माँ, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसे हो। ये तो बस मेरे पास आ गया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ज़रा इन शब्दों के बोझ को महसूस कीजिए। उसे लग रहा था कि जिस पल उसने इस कला पर पूरी महारत हासिल की, ठीक उसी पल उसकी कीमत उसने अपनी माँ की जान देकर चुकाई है। ये एक ऐसी जीत थी जिसने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। वहां मौजूद किसी को इन आखिरी शब्दों का मतलब समझ नहीं आया, सिवाय ओनुला के। वो तुरंत उस वर्कशेड की ओर गईं जहां बर्तन बनते थे। दरवाजा खोला तो वहां का मंजर हैरान कर देने वाला था। जमीन पर बर्तनों की दो कतारें थीं। एक कतार अरेनला के अनुभवी हाथों की और दूसरी सेंटिला के नए जागे हुए हुनर की। और सबसे कमाल की बात, दोनों में कोई फर्क नहीं किया जा सकता था। दोनों एकदम हूबहू थे। वहां उस खामोशी में बिल्कुल एक नए मास्टर का जन्म हो चुका था। तो इस दिल छू लेने वाली कहानी के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने छूट जाता है। क्या एक सपने की जिद्दी ताकत विरासत से मिले दुख को हरा सकती है? द पॉट मेकर सिर्फ मिट्टी गूंथने और आकार देने की कहानी नहीं है। ये बताती है कि जो हमारी सच्ची कशिश होती है, वो किसी न किसी तरह बाहर आ ही जाती है, चाहे रास्ते में कितनी भी खामोशी या दर्द क्यों ना हो। उम्मीद है इस चर्चा ने सेंटिला के इस लंबा संघर्ष और दास्तान के गहरे पहलुओं को समझने में मदद की होगी। ऐसे ही सोचते रहिए और नई कहानियों की खोज करते रहिए।